नमस्कार, मैं हूं ऋतु वर्मा। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले होगी बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज से 2 कड़े कानून लागू हो गए हैं। असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण और सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली से जुड़े हैं ये दोनों ही कानून। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को सख्त बनाने की दिशा में शुभेंदु सरकार ने लागू किए हैं ये बड़े कानून और अब गुंडई करने वालों की खैर नहीं है। बिना केस 365 दिन हिरासत में रखने के अधिकार के साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर अब होगा बुलडोजर एक्शन। क्या है बंगाल में लागू हुए अपराध रोधी कानून, क्यों है इनकी जरूरत और कानून का न हो दुरुपयोग कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, इन तमाम मसलों पर होगी विस्तार से चर्चा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम सुनवाई जो हुई है सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है और 20 जुलाई को अब इसकी अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको। साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भारी पड़ा है खरीद फरोख्त का बयान। उमर अब्दुल्ला के खरीद फरोख्त वाले बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने 100 करोड़ का नोटिस भेजा है। उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानों को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद की भी होगी बात, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज नाइट की अभी तक की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में यातायात को मिली नई रफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। अब 3 घंटे का सफर मात्र 45 मिनट में होगा पूरा। पश्चिम बंगाल में लागू हुआ गुंडा दमन कानून। असामाजिक तत्वों को बिना चार्जशीट 1 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार। संगठित अपराध, रंगदारी, हिंसा पर लगेगी लगाम। दिल्ली दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार। 4 अन्य आरोपी भी हत्या मामले में दोषी। सजा पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने 100 करोड़ का नोटिस दिया है। उमर अब्दुल्ला ने विधायकों को पैसे का ऑफर देने का लगाया था बड़ा आरोप। बीजेपी ने की सार्वजनिक माफी की मांग। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज देश में राजकीय शोक। राष्ट्रपति भवन समेत सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुकाकर दी गई श्रद्धांजलि। और टोक्यो में भारत जापान की 8वीं रक्षा नीति वार्ता। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। रक्षा अभ्यास और क्षमता निर्माण की समीक्षा हुई। पश्चिम बंगाल में संगठित अपराध, रंगदारी और हिंसा के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सरकार ने संगठित अपराध पर कड़ा प्रहार किया है और इससे निपटने के लिए पुलिस को व्यापक निवारक अधिकार दिए गए हैं। पूरे राज्य में गुंडा दमन कानून लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के कड़े कानूनों की तर्ज पर बने इस कानून का मकसद साफ है, बंगाल को अपराधियों और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराना। बीते 29 जून 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक को पारित किया गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही आज से ये पूरे राज्य में प्रभावी हो गया ये कानून। सरकार का दावा है कि इससे सूबे की कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये कानून जबरन वसूली और रंगदारी पर लगाम लगाएगा। अवैध खनन और भूमाफियाओं पर सख्त साबित होगा। साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर नकेल कसेगा और दंगे समेत तमाम असामाजिक गतिविधियों पर भी ये कानून रोक लगाएगा। इस नए कानून के तहत पुलिस को कड़े अधिकार दिए गए हैं, जबकि पुलिस के अधिकार बढ़ाए गए हैं। अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस को इस कानून के तहत 90 दिन में चार्जशीट फाइल करने की बाध्यता नहीं होगी। বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় হাত পাতার লোক নেই, রাহাজানি নেই, মিথ্যা মামলা নেই। ও তো ভালো আছে, আনন্দ আছে, সবকে জেলে ঢুকানো উচিত। এখানকার বিজেপির লোকরা তো উচ্চ শিক্ষিত, উদার, ক্ষমা ঘৃণা করে দিয়েছে।
दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार प्रदेश से संगठित अपराध को खत्म करना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा सरकार बनते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गुंडा दमन कानून में आरोपी को बिना चार्जशीट फाइल किए 12 महीने तक जेल में रखा जा सकेगा। साथ ही आरोपी को अपनी पसंद का निजी वकील रखने की परमिशन भी नहीं होगी। बार बार अपराध करने वालों को तड़ीपार करने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा। ये कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं इस कानून में। इसके अलावा दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपी की संपत्ति कुर्क की जा सकेगी, जिसका एक उदाहरण आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के कानून में दिखता है। दंगों में सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम्स कमीशन का गठन किया जाएगा, जो नुकसान का आकलन कर मुआवजे की राशि तय करेगा, जिसके आधार पर आरोपी की संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी। गुंडों को शरण देने या उनकी मदद करने वालों की भी अब खैर नहीं। उनके खिलाफ भी इस कानून के तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाएगा और राज्य में शांति के साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत भी करेगा। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने भी आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब एफआईआर के मामलों में देरी रोकने के लिए नई प्रक्रिया लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित थाने से तत्काल व्यक्तिगत संपर्क किया जाए और सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी तुरंत साझा की जाए। पीड़ित अब कोलकाता के किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। इसे 0 एफआईआर कहा गया है। मामला दूसरे थाने का हुआ तो 0 एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी। 0 एफआईआर जल्द संबंधित थाने तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी और इस पूरी कोशिश का मकसद पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। नए आदेश के अनुसार 0 एफआईआर दर्ज करने वाला थाना प्रभारी संबंधित थाने के प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगा और मामले से जुड़े सभी आवश्यक तथ्यों की जानकारी साझा करेगा। नई व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ता को यह भी बताया जाएगा कि उसका मामला किस थाने में भेजा गया है और आगे की जांच कौन कर रहा है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि क्षेत्राधिकार के कारण किसी भी पीड़ित को न्याय मिलने में देरी न हो। एक तरफ राज्य सरकार संगठित अपराध पर सख्ती का संदेश दे रही है तो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस शिकायतों के तुरंत निवारण की दिशा में नई व्यवस्था लागू कर रही है। इस बीच प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सभी गैर सहायता प्राप्त मदरसों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कूच बिहार और मालदा जिलों में मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा। मुर्शिदाबाद और नदिया में भी गैर सहायता प्राप्त मदरसों का निरीक्षण किया जाएगा। हुगली के साथ ही उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम में भी ये निरीक्षण होगा। उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा भी कई जिलों में ये निरीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। सरकार के अनुसार निरीक्षण का उद्देश्य शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन, संस्थानों के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था का सत्यापन करना है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को तय मानकों के अनुसार निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी विवाद के बीच अलीपुर की निचली अदालत ने एक आदेश को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद क्या है ये भी बताते हैं। ऋतव्रत बंदोपाध्याय गुट ने दावा किया है कि अदालत ने अरूप राय की अगुवाई वाली समिति को तृणमूल चलाने का वैध अधिकार माना है। गुट का कहना है कि इसी आधार पर वही असली तृणमूल कांग्रेस है। ऋतव्रत बंदोपाध्याय के मुताबिक हाल ही में तृणमूल के जमीनी कार्यकर्ताओं ने अलीपुर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि अरूप राय उनकी समिति के चेयरपर्सन हैं और कुछ लोग पार्टी कार्यालयों में घुसकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। ऋतव्रत गुट का दावा है कि अदालत ने 22 जून को हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के आधार पर गठित समिति को ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संगठन माना है। हालांकि कालीघाट तृणमूल ने इन दावों को खारिज कर दिया है। कालीघाट गुट का कहना है कि ये केवल एक अंतरिम आदेश है जो विपक्षी पक्ष की अनुपस्थिति में पारित हुआ है, यानी वो इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए इससे किसी अंतरिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। गुट ने यह भी स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस की वास्तविक पहचान और चुनाव चिन्ह से जुड़े किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग
ही करेगा। और बंगाल में आए 2 बड़े कानून, इन कानूनों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इन चर्चा में शामिल है सरकार, विपक्ष और विशेषज्ञों के अपने अपने तर्क हैं इन दोनों ही कानूनों को लेकर। इन दोनों कानून से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई का एक बड़ा मकसद शुभेंदु सरकार बता रही है। हालांकि इन दोनों ही कानूनों को विधानसभा के भीतर भी बड़ा बहुमत मिला है। जहां एक तरफ 41 मत इन दोनों कानूनों के खिलाफ मत पड़े हैं, तो वहीं 176 वोट इनके पक्ष में पड़े हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कहते हैं ये कानून। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो इसी पे हो रही है कि बिना मुकदमे के हिरासत में रखे जाने की जो इसमें एक प्रावधान शामिल किया गया है, उसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और उसमें एक तरह से किन मुद्दों पर यह कार्रवाई की जाएगी। संगठित छोटे अपराधों में जो शामिल हैं, यानी बीएनएस की धारा 111, 112 के तहत जो लोग अभी तक हिरासत में लिए गए हैं, उन पे ये कार्रवाई होगी। संगठित छोटे अपराधों में जो अपराधी शामिल रहे हैं, वहीं खास अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले, यानी कि वो लोग इसमें शामिल होंगे जो इन अधिनियमों का उल्लंघन करते रहे हैं, जिसमें शामिल है आर्म्स एक्ट है, एनडीपीएस है, विस्फोटक पदार्थ कानून आदि। इन तमाम कानूनों का उल्लंघन करने वाले। तीसरी श्रेणी आती है पिछले 7 साल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो हैं, यानी कि कम से कम एक मामले में दोषी अगर पाए गए हैं। अगर कई मामले हैं, यानी कि पिछले 7 साल में आपराधिक रिकॉर्ड में अगर एक मामले में भी दोषी पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई इस तरह से होगी कि 365 दिन, यानी कि 12 महीने बिना किसी चार्जशीट के हिरासत में रखे जा सकते हैं। इसके कुछ और एक तरह से जो पहलू हैं, उनमें कम से कम 3 मामलों में चार्जशीट दोषी हो, नहीं भी हो तो कम से कम 3 मामलों में आरोप तय हो। उन तमाम आरोपियों को 365 दिन यानी 12 महीने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। सार्वजनिक संसाधनों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ, और उसमें क्या शामिल है, जैसे अवैध खनन हो, प्राकृतिक संपदा की तस्करी में शामिल अपराधी हैं उनके लिए। वहीं संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले, यानी कि जमीन, घर, संस्थान पर गलत तरीके से जो कब्जा किया है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ विशेष प्रावधान है और खासकर इसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है। बंगाल में अब गुंडों, असामाजिक तत्वों पर कानून की सख्ती। बेहद महत्वपूर्ण दोनों ही कानून बंगाल की कानून व्यवस्था के लिहाज से। हमारे साथ माधवी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रकाश चांडिल्य हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी इस चर्चा को सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। और माधवी जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शुभेंदु सरकार का अपनी प्रतिबद्धता है, लेकिन ये जो 2 कानून लाए गए हैं, पीछे मकसद क्या है? देखिए, मकसद यही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पूरे चुनावी माहौल में ये नारा रहा कि भय मुक्त बंगाल बनाना है। विगत वर्षों में जिस तरीके से गुंडागर्दी को, जिस तरीके से अराजक तत्वों को और असामाजिक तत्वों को पाला पोसा गया है, उसके लिए ये कानून बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में आए दिन हम देखते थे किस तरीके से लोगों के घरों में आग लगा दी जाती थी, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर में जो है कई सारे ऐसे अपराध होते रहे जिसकी वृद्धि होती रही है। और इन लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई किस तरीके से कि भाई एफआईआर ही दर्ज नहीं करने देनी है। जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े कम होंगे, आंकड़े कम होंगे तो जो डेटा है वो बताएगा कि बंगाल जो है सेफ है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर थी। पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कानून व्यवस्था जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी देखी कि जिसका विरोध करते रहे कि इतनी सारी तैनाती क्यों हुई है, उसके बावजूद जो है वो सरकारी अफसरों को हाउस अरेस्ट कर लेना या उन्हें रोक लेना, इस तरीके की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में बहुत ही उन्मुक्त तरीके से होती है। तो मौजूदा जो कानून है माधवी जी, वो पर्याप्त नहीं दिखाई देते हैं?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर राज्य की अपनी स्थिति है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार, विगत सरकार जो रही है, उसने जिस तरीके से यहाँ शासन किया है, प्रशासन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम रहा है। और बार-बार हम इस पर चर्चा भी करते रहे राष्ट्रीय चैनल्स पे कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती थी जो पश्चिम बंगाल जिसके लिए हाईलाइट हो जाता था। मुझे लगता है कि शुभेंदु सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक ही प्रतिबद्धता थी कि हम भय मुक्त बंगाल बनाएँगे और भय मुक्त बंगाल बनाने के लिए ये एक कदम है, जिसका हमें सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता होती रही है, जी। चाहे वो चुनावी अराजकता हो, चाहे वो सामाजिक अराजकता हो, वो केवल चर्चा का विषय बनी रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सशक्त कानून हो और उन कानून की जितनी भी प्रक्रिया है उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो। ठीक, और आखिर विपक्ष को इन दोनों कानूनों को लेकर चिंता क्या है, ये भी जानते हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ, कांग्रेस के पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं, हालांकि वो कांग्रेस के पक्ष को रखते हैं। राहुल लाल जी, विपक्ष की चिंता क्या है? असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के लिए, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 2 कानून मौजूदा सरकार लेके आई और इस तरह के कानून तमाम अन्य राज्यों में भी लागू हैं, आए हैं इससे पहले भी। आपत्ति, चिंता क्या? देखिए, मुख्य चिंता क्या है? मुख्य चिंता स्पष्ट तौर पे जहां कहीं पे भी उस प्रकार के कानून बनते हैं कि ना वकील ना दलील, तो हम लोगों को वो अंग्रेजी शासन का समय याद आ जाता है जब अंग्रेज इस प्रकार के कानून लेके आते थे। अभी आपने बताया भी अपने भूमिका में कि एक व्यक्ति को सोचिए कि कम से कम 12 महीने तक आसानी से अलग अलग चीजों का प्रयोग करके जो है कि उसे जो है कि जेल के भीतर रखा जा सकता है, उसे जमानत से वंचित किया जा सकता है। और नंबर 2, अरे अभी तो कुछ दिन पहले ही जो है कि देश को एक नया जो है कि भारतीय न्याय संहिता प्राप्त हुआ, हम लोग अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुए थे और गृह मंत्री जी कह रहे थे कि उसमें अमित शाह जी कि भाई बीएनएस जो है उसकी धाराएं बड़ी सख्त है, उसमें तमाम प्रकार के प्रावधान कर दिए गए हैं। तो क्या बीएनएस की धाराएं कमजोर निकली? सवाल तो यह है कि आपको जो बीएनएस की तमाम धाराएं हैं उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए शुभेंदु अधिकारी जी वहां पर सत्ता में आ चुके हैं, बड़ी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए हैं, ये जनता ने स्पष्ट तौर पे ये संकेत दे दिया। लेकिन उसके बाद से स्थिति क्या बनी है वहां पर ऋतु जी? हम लोगों ने ये देखा कि विपक्ष अगर कोई भी प्रयास करे, विपक्ष के ऊपर अंडे फेंकना, विपक्ष को जो है कि टॉर्चर करना, ये कौन असामाजिक तत्व कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर महुआ मोइत्रा जो महिला सांसद है अपने क्षेत्र में राहुल लाल जी, विधानसभा में 176 मतों से इस विधेयक को पारित किया गया है, तो समर्थन तो है, जहां 41 मत सिर्फ इसके खिलाफ में है। जनता के बीच से भी कोई आवाज नहीं है। राजनीतिक चिंताएं जरूर सामने दिखाई दे रही हैं। प्रकाश चांडिल्य से हमारे साथ हैं। प्रकाश चांडिल्य जी, विशेषज्ञों से लेकर विपक्ष तक अपनी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये कहा जा रहा है कि ये कानून संविधान में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़े कई ऐसे सवाल खड़े करता है? देखिए, जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट जो लाया गया है, ये आज हो सकता है कि कड़ा लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत ऐसे कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 34 वर्षों के वामपंथी शासन को देखें और 15 वर्षों के ममता बनर्जी के शासन को देखें, आप बंगला में एक शब्द बहुत चलता है पश्चिम बंगाल में ऋतु जी, उसका नाम है हारमाद वाहिनी। हारमाद वाहिनी यानी जो जिस समय वामपंथियों का शासन था, वामपंथी समर्थक जो होते थे वही कानून के रखवाले होते थे, वही कार्यकर्ता पार्टी के कैडर जो है पुलिस होते थे। और यही काम जो है 2011 के बाद 2025 जब तक सरकार इनकी चली गई, अभी कुछ दिनों 4 मई को जब ये चुनाव हार गए तृणमूल, तब तक चलता था जब तृणमूल के गुंडे यहाँ पे राज चलाते थे। लॉ ऑफ द लैंड तो था ही नहीं, लॉ ऑफ द रूलर था। रोहित जी ने जो बात कही, रोहित जी मैं आपके साथ सहमत हूं। निश्चित रूप से 1 वर्ष तक अगर किसी को बिना किसी मामले के, बिना चार्जशीट के 1 वर्ष तक बिना गिरफ्तार करके रख लिया जाता है, एक गंभीर इस पर चर्चा हो सकती है। और आज इसको लेकर हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है, संभवतः इसी हफ्ते उस पर सुनवाई भी हो जाएगी, कोर्ट अपना निर्णय करेगा, उसके बाद ये कानून जो है अपना पक्ष अपने सामने रखेगा। लेकिन मुझे बताएं कि अगर आप सरकार में बैठे हैं तो क्या आपको यह अधिकार हो जाता है कि अगर केंद्रीय सरकार की कोई एजेंसी पश्चिम बंगाल में आकर के पड़ताल करती है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी शासक है, नंबर 1 प्रथम स्थान पर है, वो उसमें जाकर दखल दे सकती हैं, उसमें बीच में जाकर फाइलें उठा सकती हैं? जब आरजी कर के रूप में आरजी कर कांड होता है, एक बेटी के साथ में रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है और उसके जितने साक्ष्य होते हैं सारे साक्ष्यों को 24 घंटे के अंदर मिटा दिया जाता है, आनंद फानंद में उसका दाह संस्कार करवाया जाता है, किसी प्रकार की पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। आप ये सारी घटनाएं कलकत्ता महानगर की हुई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गांव में आप जाकर देखें, पंचायत इलाकों में जाकर के देखें, बेटियां सुरक्षित नहीं है। 321 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल के शासन में विरोधी पार्टियों के लोगों की हुई है।
321 कार्यकर्ताओं की, उनका क्या दोष रहा है? सिर्फ ये दोष रहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक नहीं थे। क्या इसलिए उनकी जान ले ली जाएगी? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। प्रकाश जी, राहुल जी पिछले 45 साल में, राहुल जी इसमें एक सार्थक चर्चा हो सकती है। राहुल जी चिंताएं अपनी है, लेकिन पिछले 45 साल में पश्चिम बंगाल में ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को ताक पे रखा, नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए ताकतवर प्रशासन किसी भी मामले में अपनी मनमानी कर सकता है। और इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें प्रकाश चांडिल्य ने ताजा उदाहरण ठीक चुनाव से पहले ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के उस पूरे रवैये को बताया। तो आप सोचिए व्यवस्था में किस तरह की सोच होगी। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह के कानूनों की जरूरत है? क्योंकि इसके साथ हिरासत के आदेशों की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रावधान किया गया है तो उसकी रक्षा के लिए और भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं इस कानून में। रितु जी देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-1.5 मिनट का खाली हमें केवल समय दीजिएगा। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने देखा था कि इसी प्रकार के कठोर प्रावधान ईडी के मामले में भी किया गया था। ईडी में भी जो है जमानत के प्रावधानों को काफी कठोर बनाया गया था, और निशाने पे कौन थे? विपक्ष के तमाम नेता थे। राहुल लाल जी बस मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, नहीं आप अपनी बात पूरी करें। देखिए समय कम है, पश्चिम बंगाल पे ही चर्चा करें। आप अगर कोई उदाहरण देना चाहते हैं, आप उदाहरण देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल का दीजिए, जैसे हम रख रहे हैं 2019 में जब सीए का विरोध हुआ तो बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ। आप बताइए उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? वो असामाजिक तत्वों को आप किस तरह से उनकी धरपकड़ करेंगे? कैसे निशानदेही करेंगे? कैसे आकलन करेंगे संपत्ति के नुकसान का? तो कोई तो व्यवस्था बनानी होगी कि राज्यों को अराजक होने दिया जाए। रितु जी बिल्कुल व्यवस्था बनाई जा सकती है। मैं नहीं कह रहा कि पूरा कानून गड़बड़ है, लेकिन आप उसमें यह नहीं कह सकते कि आप किसी को 12 वर्ष तक बिना किसी, ये तो हमारे न्यायपालिका का अपमान होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि देखिए, ये कल ना आज ना कल परसों ये मामला जो है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इस पर रोक लगेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारत में चूंकि न्यायिक गतिविधि अपने ढंग से चलती है, उस बीच में कई लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। इसके जैसे हम लोगों ने अपराध की गैर जमानती प्रवृत्ति है इस पूरे कानून में, अपराध की गैर जमानती प्रवृत्ति को लेकर आपकी आपत्ति है। माधवी जी, ये एक चिंता का विषय है जिसको कि एड्रेस कर रहे हैं प्रकाश जी भी, उनका भी मानना है कि इसको लेके चर्चाएं हैं तेज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी, अगर कहीं ऐसा लगता है। लेकिन क्या चर्चा तब नहीं होती जब इस तरीके के जो कानूनों को तोड़ते हैं लोग, जब जिस तरीके से इतने सारे बलात्कार पश्चिम बंगाल में होते रहे हैं और उनका दुरुपयोग करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए जो लोग हैं, वो अपराधी लोग आजादी से आराम से छूट जाते हैं, एक रात जेल में रहते हैं, दूसरे दिन छोड़ दिए जाते हैं। तो इसका देखिए दुरुपयोग दोनों तरफ से होता है। और मुझे लगता है कि अगर अपराधी है और जिसमें कई सारे ऐसे क्लोज भी हैं कि भाई अगर उनका पहले से कोई हिस्ट्री है तभी उनके ऊपर ये जो है लागू होगा, तो कोई किसी को एकदम से पकड़ के डाल नहीं देगा जेल में। और ऐसा नहीं है कि कानून के कान बंद हो जाएंगे और सुनवाई नहीं होगी। लेकिन बात ऐसी है कि अगर उनका इतिहास है जिसमें वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि अराजक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्वों के काम है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर इस तरीके से कड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि जो एक सोच होती है ना कि भाई हम अपराध करेंगे उसके बाद हमारी जमानत हो जाएगी, क्या है 2-3 महीने तो जेल में रहना है, फिर आ जाना है रिटर्न होके और फिर वापस बेल हो जाएगी। तो ये जो सोच की अवधारणा जो है अपराधियों में, और बंगाल में खास करके जिस तरीके से अपराध होते रहे और उनको संरक्षण जो मिलता रहा है, उसमें अगर ये जो है अंकुश लगेगा, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा जो इतिहास है, हमने जो पहले जो अपने अपराध किए हैं उनको भी गिनती में लिया जाएगा, और इसके बाद हमारी जो हम अगर फिर से राहुल जी आपके पास आती हूँ, प्रकाश जी से एक कमेंट ले लूं, फिर आपके पास राहुल जी आ रही हूँ। प्रकाश जी, जीरो एफआईआर का यानी कई मोर्चों पर एक तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पुलिस विभाग की तरफ से ये किया गया। इसकी क्या जरूरत थी? जहां हम कानूनों की बात कर रहे हैं कि पुराने कानून क्या उतने कठोर नहीं दिख रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि व्यवस्था को एक तरह से एक बार फिर पूरी तरह तैयार करने के लिए इन बड़े कानूनों की जरूरत है। जीरो एफआईआर के पीछे का मकसद? रितु जी, पीछे 50 वर्षों का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, बंगाल में लॉ ऑफ द लैंड तो था ही नहीं। पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों में विशेष करके जो गिरावट आई है, ये जो नया कानून आया है उसी का प्रतिफलन है। अगर ये गिरावट इतनी नहीं होती, नागरिक लोगों में इतनी असुरक्षा की भावना नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज शासन में बैठी है वो अपने संकल्प पत्र में सुरक्षा को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाती। सुरक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और देखिए, शासकों के लिए आवश्यक भी है। तुलसीदास जी सदियों पहले कह चुके हैं, बिनु भय होए न प्रीति।
अगर शासक कमजोर हो गया, शासक का भय भी अगर नहीं रहा तो कैसे चलेगा? वर्दी का कोई खौफ नहीं रहा है। हावड़ा के पीलखाना में एक घटना है, माधवी जी कलकत्ता निवासी है, वो जानती है। हावड़ा के पीलखाना में एक घटना हुई थी, रैफ के जवानों को उतारा गया था और वहां पर एक विशेष वर्ग के लोगों ने रैफ के जवानों पर लात जूते बरसाए थे, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसी कोई भी कितनी घटनाएं हैं, लोगों को असुरक्षा, लोगों के अंदर में असुरक्षा, बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ये कहती है कि 8 बजे के बाद में रात को किसी बहन बेटी को निकलने की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वहां सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है। आज जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, जीरो एफआईआर की बात की जा रही है। वहां पर तो आप एफआईआर नहीं होती थी। थाने में यदि आप चले जाएं तो अगर आप तृणमूल पार्टी के किसी नेता ने जो कह दिया वही कानून है, कोई कानून नहीं चलेगा, कोई साक्ष्य नहीं चलेंगे। लेकिन प्रकाश जी सवाल अभी भी है, गुंडा जैसे शब्दों की, असामाजिक गतिविधियों की, इनकी बड़ी एक स्पष्ट परिभाषा का अभाव जरूर देखा जा रहा है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार एक तरह से अपनी आवाज को उठा रहा है इस कानून के खिलाफ। विपक्ष उठा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के यदि नागरिकों से पूछे तो यहाँ के नागरिकों को संतोष है कि ऐसे कानून की आवश्यकता थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे मित्र राहुल जी शायद सहमत नहीं होंगे, कांग्रेस की विचारधारा के हैं। राहुल जी, आपको संतोष रखना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति की सरकार नहीं है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई वो सरकार है जो जनता के हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेने वाली है। बंगाल की धरती पर, पश्चिम बंगाल में 50 वर्षों के बाद में ऐसी कोई सरकार आई है जो ऐसे नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है और जनता को उन पर, सरकार पर पूरा भरोसा है। ममता बनर्जी की कथनी और करनी में अंतर अगर नहीं होता तो आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह का विद्रोह, जिस तरह का विरोध अभी भी देखा जा रहा है टीएमसी नेताओं के खिलाफ, राहुल जी, इसको नकारना नहीं चाहिए हमें। जनता में एक रोष, एक गुस्सा जरूर है जो उन्होंने पहले वोट से निकाला है और अब उन जन नेताओं के खिलाफ अपना आक्रोश अपने तरीके से जनता निकाल रही है। 10 सेकंड है राहुल लाल जी, आप अपनी बात पूरी करें। 10 सेकंड में मैं यही कहूंगा, पहले लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाकर गुंडागर्दी कर रहे थे, अब लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। बस इसी गुंडागर्दी का सिलसिला आगे न चले। राहुल लाल जी, जरूर आप इस बात को कह रहे हैं, इसी गुंडागर्दी के इस कल्चर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह के बड़े प्रावधान लागू किए जाए। लेकिन बीजेपी का झंडा कहीं रक्षा कवच न बन जाए। नहीं राहुल लाल जी, आज की बात नहीं है। अब ये कानून रहेगा तो ये आने वाले समय के लिए भी पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक तस्वीर को बदलेगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम किसी सरकार ने ये साहस किया कि इस तरह के कानून लाके एक तरह से आगे की नीति तय करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी चढ़ावा विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई में क्या कुछ सामने आया। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए,
RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे के कथित गबन से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT से जांच की प्रगति पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, यानी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है SIT से। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनल फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो SIT गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ। इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है, और भी मतलब सेंटर को 9 मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इश्यू हुआ है। याचिका में राम मंदिर के चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कुछ याचिकाओं में मामले की जांच CBI से कराने, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का CAG से ऑडिट कराने और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी मांग की गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि SIT अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेगी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई निर्धारित करते हुए सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में किसी भी आरोप के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। फिलहाल अदालत ने केवल जांच की प्रगति जानने के लिए स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई SIT की रिपोर्ट और सभी पक्षों के जवाब के आधार पर होगी। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर चोरी पर चुप्पी साधने वाली पार्टियां अचानक चढ़ावा चोरी को लेकर इतना आंदोलित क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संबल, मथुरा, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर प्रस्ताव दिया कि हिंदू मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालें। CM योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को इन विवादों में भूमिका लेने का आग्रह भी किया है। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। CM योगी ने कहा कि जिन्हें हिंदू आस्था ही सांप्रदायिक लगती थी, वे आज सबसे बड़े आस्थावान बनकर हिंदू आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्हें सियासत करनी है, उन्हें इस जांच को लेकर कोई सब्र नहीं है। उन्हें सिर्फ 2027 के लिए अपने चुनावी मुद्दे ढूंढना है। राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था, और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर दान चोरी मामले में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे के कथित गबन के आरोपों का मामला जून के पहले सप्ताह में सामने आया था, और इसके बाद 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया।
जांच के दौरान अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को आने की संभावना है। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस समय 4 अलग अलग याचिकाएं विचाराधीन हैं। पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर की है। इसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का कैग से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया गया है। दूसरी याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई है। इस याचिका में भी पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। वहीं तीसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने दाखिल की है और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने, ट्रस्ट के वित्तीय मामलों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और मामले से जुड़े सभी वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल लेजर, यूपीआई ट्रांजैक्शन लॉग और बैंक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है ताकि जांच के दौरान किसी भी संभावित साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो। वहीं चौथी याचिका जो है वो हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई है। इसमें भी राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। तो ये 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार में आज एक और अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। साथ में सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ कानपुर का सफर अब सिर्फ 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा, जो अभी तक तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में वहां की जनता अपने सफर को पूरा करती थी। सबसे बड़ा काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है।
लखनऊ अब दूर नहीं है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ है। तकरीबन 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेसवे में कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। ये देश का एक तरह से पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे है। किसी तरह का कोई बैरियर इस एक्सप्रेसवे पे नहीं है। 4,700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पे 3 घंटे का सफर अब मात्र 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। यही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी भी है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश, लखनऊ और लखनऊ के साथ ही तमाम और राज्यों के साथ कानपुर का और तमाम अन्य जिलों के साथ की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। एक्सप्रेसवे पर 4 पहिया और बड़े वाहनों को ही अनुमति दी गई है। ये भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों की एंट्री बैन है। यानी वो 2 पहिया वाहन इस पर नहीं चल सकते हैं। निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने जा रहा है। इस पूरे एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश और लखनऊ, कानपुर से जुड़े हुए तमाम और जिलों की अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बयान देकर अब फंस गए हैं। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। आते चल छबीला, आया देखो चल छबीला। एक कपिला। अरे भाई, सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जम्मू कश्मीर में विधायकों को तोड़ने और सरकार गिराने के आरोपों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुरे फंस गए हैं। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों को झूठे और बेबुनियाद बताते हुए उनको चेतावनी दी है। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी पर लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के समर्थन में 7 दिन के अंदर सबूत पेश नहीं किए या सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। ये लीगल नोटिस उनकी ईमेल पे भेजा गया है और स्पीड पोस्ट पे भेजा गया है। हमने उनसे प्रूफ मांगा, जो प्रूफ उन्होंने आज तक नहीं दिया है। आज हमने एक लीगल नोटिस जारी किया है उनको थ्रू हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे बीजेपी जम्मू कश्मीर के सतपाल शर्मा जी, कि आप 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगिए, अपॉलॉजी कीजिए। उसके अलावा अपने रिटर्न जो अपने स्टेटमेंट दी उसको रिटर्न में विड्रॉ कीजिए। दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर 7 दिन में उमर अब्दुल्ला ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करते हैं तो उन पर हम क्रिमिनल केस भी करेंगे डेफेमेशन का, और 100 करोड़ का मानहानि का केस हम सिविल करने जा रहे हैं, डैमेजेस का।
जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर उमर अब्दुल्ला 7 दिनों में माफी नहीं मांगते और बयान वापस नहीं लेते हैं तो 100 करोड़ रुपए के आपराधिक मानहानि मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। मैंने सीधे तौर पर सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके नाम जो हैं उनके सार्वजनिक किया जाए, जो भी नाम है, विधायक का नाम भी और हमारा जो सो कॉल्ड हमारा कोई नेता उसका भी नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहें कि गलती हुई है, माफ़ी मांगें। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, वो लीगल नोटिस मैंने इशू कर दिया है और उन्हीं की हैसियत के हिसाब से 100 करोड़ रुपये से की राशि जो है हमने मानहानि के तौर पर उनसे मांगी है। हमारे इंडिविजुअल के ऊपर बोले, मेरे देश के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी पार्टी में टूट करवाकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जम्मू क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने उन्हें बताया कि भाजपा में शामिल होने के बदले उसे 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। उमर अब्दुल्ला के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की ओर से भेजे गए मानहानि नोटिस को सम्मान की बात बताया है। उन्होंने कहा कि वह ऐसी राजनीतिक ताकत हैं जिसे बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फीफा विश्व कप अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ट्रॉफी की रेस में अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं। अब सबकी निगाहें आर्लिंगटन शहर पर टिकी हैं, जहां फ्रांस और स्पेन के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पूरे शहर में इस महामुकाबले को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर से फुटबॉल प्रशंसक यहां पहुंच रहे हैं और प्रतिष्ठित AT&T स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डलास टेक्सास से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की एक खास रिपोर्ट। और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। फीफा विश्व कप का सफर अब अंतिम 4 टीमों तक सिमट चुका है।
और अर्लिंगटन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार हैं। फ्रांस और स्पेन के समर्थक अपनी अपनी टीम की जर्सी पहनकर पूरे जोश के साथ पहुंचने लगे हैं। सब इस बहुप्रतीक्षित सेमीफाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आर्लिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है और रोमांच का केंद्र है जो मेरे पीछे है AT&T स्टेडियम, जहां स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। इस ब्लॉकबस्टर मैच की मेजबानी करेगा AT&T स्टेडियम। 80,000 से ज्यादा की क्षमता और दुनिया के सबसे बड़े कवर्ड स्टेडियम में से एक। ये स्टेडियम कई ऐतिहासिक मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है और एक और महामुकाबले के लिए तैयार है। फ्रांस और स्पेन दोनों के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक जीत उन्हें विश्व कप के फाइनल का टिकट दिला देगी। मुकाबले के 90 मिनट और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय या पेनाल्टी शूटआउट तय करेंगे कि खिताब की दौड़ में कौन आगे बढ़ेगा। I'm very excited. I'm right here from Arlington, Texas, and I've been working the World Cup, so it's been a really amazing experience getting to meet different people. I'm excited for France to play. I hope that France is going to be the winner. I love France because I think Mbappé is one of the best players, and I hope France is going to be the winner. France as well. I think they've played extremely well, Mbappe, and also I hope he gets the Golden Boot award for most goals scored in the tournament. So, yes. सेमीफाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अर्लिंगटन हजारों फुटबॉल प्रेमियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा शहर अब उस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार कर रहा है जो फीफा विश्व कप के पहले फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। आर्लिंगटन में सेमीफाइनल की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और सेमीफाइनल से पहले इस शहर की धड़कनें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब इंतजार है इस महामुकाबले का जहां वर्ल्ड कप की अगली बड़ी कहानी लिखी जाएगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़, डैलस, टेक्सास। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले।